भारत सरकार ने ईरान में तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अपने सभी नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह जारी कर दी है। और ये चेतावनी ऐसे नाजुक समय में आई है जब तेहरान से लेकर मशहद, तबरीज, इस्फहान और शिराज तक फैली सड़कों पर हिंसा, दमन और अराजकता एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। अनुमान है कि लगभग 10,000 भारतीय नागरिक, छात्रों से लेकर व्यापारियों, तकनीकी पेशेवरों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तक इन सभी ईरान में फंसे हुए हैं और लगातार उड़ानें रद्द होने तथा संचार बाधित होने के कारण उन्हें बाहर निकलने में भारी कठिनाई हो रही है, जिसके चलते भारतीय दूतावास मदद की लगातार अपीलों से घिर गया है और भारत सरकार ने आपातकालीन समन्वय तंत्र सक्रिय कर दिया है। लेकिन ईरान का ये संकट किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। ये उन गहरी ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक परतों से निकल कर आया है जिसके भीतर सदियों का संघर्ष, मॉडर्निटी का उत्थान, कट्टरपंथी का सत्ता का उदय और जनता की पीड़ा सब एक साथ सिमटे पड़े हैं। ये वही ईरान है जिसे कभी मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा जाता था। पारसी साम्राज्य जहाँ साइरस महान और दारियास के शासन में परसेपोलिस जैसे अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत पनपी थी, जहाँ फिरदौसी, रूमी और हाफिज जैसे महान कवियों ने प्रेम, दर्शन और ज्ञान की अनंत परंपरा को जन्म दिया, जहाँ सदियों तक कला, संगीत, वास्तुकला और विज्ञान का वैभव चमकता रहा। 20वीं सदी में ईरान ने आधुनिकता की दिशा में एक तेज मोड़ तब लिया जब 1925 में रज़ा शाह पहलवी सत्ता में आए और उन्होंने एक आधुनिक, उदार राष्ट्र और पश्चिम समर्थित ईरान की नींव रखी। सड़कें, रेल, विश्वविद्यालय, महिलाओं के अधिकार, फैशन और शिक्षा सब इतनी तेजी से बदला कि ईरान पश्चिम एशिया का सबसे खुला और आधुनिक समाज बन गया। 1941 से 1989 तक शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासन ने तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे महानगरों को बदल दिया, जहाँ महिलाएं बिना किसी धार्मिक प्रतिबंध के काम करती थी, शिक्षा लेती थी, दुनिया भर की सांस्कृतिक धाराएं स्वतंत्र रूप से बहती थी। लेकिन इसी आधुनिक ईरान के समानांतर का एक और ईरान तैयार उसी समय हो रहा था, जहाँ धार्मिक कट्टरता का उबाल बढ़ रहा था, जहाँ जनता का एक हिस्सा शाह के शासन के खिलाफ लामबंद हो रहा था। राजनीतिक दमन, गुप्त पुलिस, सेवा की कठोरता, भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी से जनता को भीतर से संतोष जमा होता पा गया। इसी असंतोष के बीच एक निर्वासित धार्मिक नेता आयतुल्लाह रहमान खोतैनी फ्रांस के शाह के खिलाफ एक वैचारिक अभियान चलाते रहे और धीरे धीरे ईरानी समाज में घुसकर वो जुड़ गए। 1978 के अंत तक विरोध की आग भड़क उठी थी। जनवरी 1979 में शाह देश को छोड़कर भाग गए। फिर 1 फरवरी 1979 को खोमैनी तेहरान लौटे और 11 फरवरी को वह आधिकारिक रूप से इस्लामिक राज में बदल दिया गया। एक खुला आधुनिक राष्ट्र अचानक एक कठोर, धार्मिक, केंद्रित, दमनकारी राज्य में परिवर्तित हो गया। आने वाले वर्षों में इसके शासन से महिलाओं, युवकों और आधुनिक शैली पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। महिलाओं को घरों में बंद करने रखा गया, हिजाब और पेशाब पर कड़े कानून थोपे गए, विश्वविद्यालयों में लड़कियों की स्वतंत्रता सख्ती से सीमित की गई। और वह ईरान जो कभी पश्चिम एशिया में महिलाओं की शिक्षा और आधुनिकता का प्रतीक था, धीरे धीरे एक ऐसा समाज बन गया जहां महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका लगभग समाप्त कर दी गई। आज का ईरान उसी व्यवस्था का परिणाम है। एक ऐसा देश जिसकी लगभग 9 करोड़ शिया बहुल आबादी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक पतन और राजनीतिक घुटन के बीच फंसी हुई है। ईरान के पास लगभग 208 अरब बैरल प्रमाणित तेल भंडार हैं, जो दुनिया का करीब 12%, लेकिन प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट से उसकी अवस्था को इस कदर निचोड़ दिया है कि देश की जीडीपी का मात्र 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास रह गई है। विश्व रैंकिंग में 40वां स्थान है। इस आर्थिक संकट के बीच जनता का धैर्य टूट चुका है। कड़ी धार्मिक पुलिसिंग, महिलाओं के साथ बर्बरता, युवकों के अपहरण, मॉरल पुलिस द्वारा हिंसा एक सिंबल बन गया है और सुरक्षा बलों द्वारा विरोध करने वाले लोगों को गोली मारने जैसी घटनाओं से समाज के भीतर एक भारी विस्फोट पैदा किया है। सरकार ने इंटरनेट और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया है। देश भर में संचार ब्लैकआउट कर दिया गया है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग लगभग इम्पॉसिबल कर दी गई है। वास्तविक सूचना का प्रभाव बंद है और जनता का गुस्सा, हताशा और विद्रोह लगातार उफान पर है। इन प्रतिबंधों और दमन के कारण ईरानी महिलाओं में एक नई चेतना जागी है। वह जो कभी देश की शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक समाज
और आधुनिक पहचान का केंद्र थी। आज वह अपने अधिकारों के लिए सबसे जोरदार आवाज बन गई है। यूनिवर्सिटीज में लड़कियां खुलकर नारे लगा रही हैं, हिजाब उतार रही हैं, खुमानी के स्टैचू तोड़े जा रहे हैं और अपनी जान पर खेलकर उस व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं जिसने उन्हें 4 दशक तक दबा कर रखा। अब यह संकट ईरान से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर चुका है। अमेरिका ने खुली तौर पर चेतावनी दी है कि वो ईरान के दमन को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने युद्ध विमानों को क्षेत्र में बढ़ा दिया है। इजराइल ईरान के परमाणु ढांचे और सेना के वरिष्ठ अधिकारों को निशाना बना रहा है और कईयों को तो उड़ा भी चुका है। रूस और चीन ईरान को अपना रणनीतिक साझेदार बताते हुए किसी भी अमेरिकन हस्तक्षेप की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ईरान उनके लिए ऊर्जा, सुरक्षा और भू राजनीति का महत्वपूर्ण खंबा है। इसका सीधा असर अब भारत पर पड़ रहा है। भारत और ईरान के बीच लगभग 1.8 अरब डॉलर का व्यापार है, जो लगभग ठप होता दिखाई देता है। भारतीय निर्यातकों को भुगतान नहीं मिल रहा है। बासमती का माल बंदरगाहों पर अटका पड़ा है। दवाइयाँ और मशीनों की आपूर्ति बाधित है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भारी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी मार्ग से गुजरता है। भारत अभी एक बेहद नाजुक कूटनीति रस्सी पर चल रहा है। अमेरिका, ईरान, रूस और चीन जैसे बड़े ध्रुवों के बीच फंसा और ऊपर से अपने ऊपर 10,000 नागरिकों की सुरक्षा का दबाव अब विशेषज्ञों से स्पष्ट रूप से चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि ये स्थिति शांत नहीं हुई है, खतरा बढ़ सकता है। ये संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने के लिए ठोस प्रयास तुरंत नहीं है तो मध्य पूर्व का ये दबाव अगले कुछ महीनों में, वर्षों में एक ऐसी वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है जिसे तीसरा युद्ध भी कहा जाएगा। और ऐसा युद्ध न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया, भारत सहित शांति की, समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए समय की मांग है दुनिया तुरंत मिलकर हस्तक्षेप करे, तनाव कम करे, एक ऐसे संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाए जो इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में बन सकता है। भारत के हित में है कि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के साथ हमारे पुराने हिस्टोरिकल संबंध है, कल्चरल संबंध है। ईरान हमसे अलग नहीं होना चाहिए, ये इसका, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपल्शन भी हैं जिसके कारण से भारत को बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद।